गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों का लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था लेज़र का। ठीक है, अब मैं उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन शॉर्ट इस चैप्टर को कहा जाता है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि BRS। ठीक है, देखो एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। देखो बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमारा जो देश है, कंट्री है, उसमें ज़्यादातर पेमेंट हम लोग डिजिटल इंडिया सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मोस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग थ्रू बैंक्स या ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आज की डेट में अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश रिसिप्ट्स होती है, पेमेंट होती है, उसमें से मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बैंकों के थ्रू किए जाते हैं। लाइक किसी को अगर पेमेंट करनी है तो चेक से करते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो बैंकों के थ्रू किए जाते हैं। इवन आप लोग को क्लियर भी कर देते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की कोई भी पेमेंट होती है तो इट इज कंपल्सरी टू बी मेड बाय चेक ओनली, अदरवाइज दैट एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड बाय द आईटी डिपार्टमेंट। तो देखिए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज की डेट में लगभग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजेक्शन बैंकों के थ्रू करते हैं। ठीक, अब इसमें भी एक बात क्लियर है कि अगर आप बैंकों के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, लाइक कोई पेमेंट करते हो या कोई रिसिप्ट्स करते हो, तो इट इज कंपल्सरी टू ओपन ए बैंक अकाउंट। भाई, अगर आपको बैंक के थ्रू किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन करना है, कोई लेन देन करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी है और बैंक के थ्रू आप उस ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करेंगे, पेमेंट या रिसीव करेंगे। अब देखो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली बैंक में एक अकाउंट ओपन करता है टू मेक द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, और जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन बैंक के साथ करता है उस ट्रांजेक्शन को अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों ने एक डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी जिसमें हम लोग बैंक कॉलम बनाते हैं। अगर हम बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, चेक से किसी की पेमेंट करते हैं, किसी से मिला हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही हम बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन को कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब एक बात सोचने की है कि आज हम बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक इज आल्सो ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस तरीके से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक के साथ किए जाने वाले ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार बैंक भी कस्टमर के साथ किए जाने वाले ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है। भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी बिजनेस फर्म का नाम है एक्स लिमिटेड, मैं एसबीआई बैंक में एक अकाउंट ओपन करता हूं और अपने मैक्सिमम कैश ट्रांजेक्शन एसबीआई बैंक के थ्रू करता हूं। अब आप देखो, एसबीआई बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से एक्स लिमिटेड किसी भी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, उसी प्रकार से एसबीआई बैंक कस्टमर के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। एक छोटी सी बात है, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने एसबीआई बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, तो एसबीआई बैंक क्या कहेगा कि धीरज ने 10,000 रुपीज हमारे पास डिपॉजिट करवाए। अगर हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, वी आर द गिवर, बैंक इज द रिसीवर। तो अगर हम अपनी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैंक भी उस ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, बैंक जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उस बुक का नाम होता है पासबुक। उस बुक का नाम होता है पासबुक। हम बैंक के साथ होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और बैंक हमारे साथ होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर मैं बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा रहा हूं तो मैं उसकी एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। भाई बैंक एक रिसीवर है, डेबिट कैश हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट, और बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा, मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नाम, लाइक मेरा नाम धीरज, कैश अकाउंट डेबिट टू धीरज। अगर हम अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे तो बैंक अपनी बुक में हमें क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन को जरूर रिकॉर्ड करेगा और विद द सेम अमाउंट। अगर मैं बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहा हूं, तो बैंक अपने पास हमारे 10,000 रुपीज डिपॉजिट करेगा। जो ट्रांजेक्शन मैं बैंक के साथ कर रहा हूं वही ट्रांजेक्शन बैंक हमारे साथ कर रहा है, तो बैंक भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। बस फर्क ये आएगा कि अगर हम अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे तो बैंक अपनी बुक में हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अगर हम कैश बुक में बैंक को क्रेडिट करेंगे तो बैंक पासबुक में कस्टमर को डेबिट करेगा, बट अमाउंट विल बी सेम। यानी कि बैंक के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन को कैश बुक और पासबुक दोनों बुक में रिकॉर्ड किया जाता है सेम अमाउंट से। सिर्फ फर्क ये होता है कि कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट है तो पासबुक में डेबिट, बट अमाउंट शुड रिमेन सेम, अमाउंट शुड बी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमाउंट सेम है तो अगर हम एक पर्टिकुलर पीरियड की एंडिंग के ऊपर अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस चेक करें तो वही बैलेंस आना चाहिए जो बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग है। भाई जैसे मान लो मैंने बैंक के साथ केवल एक ट्रांजेक्शन किया, आफ्टर 1 मंथ अगर मैं इस बैलेंस को फाइंड आउट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस है। भाई मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरी कैश बुक ये कह रही है कि बैंक में हमारे 10,000 रुपए डिपॉजिट है, पासबुक में बैंक में हमारा 10,000 का डेबिट बैलेंस है, तो बैंक की पासबुक ये कहेगी कि कस्टमर का हमारे पास 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अमाउंट शुड बी सेम। ठीक है, बस मैं फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अमाउंट सेम रहेगा, बैलेंस का नाम चेंज होगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के अकॉर्डिंग कस्टमर का कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अब देखो, जैसे मान लो हमारी कैश बुक ये कहती है कि हमारा बैंक में 10,000 का डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक को भी ये कहना चाहिए, पासबुक के अकॉर्डिंग भी हमारा 10,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस क्रेडिट होगा लेकिन अमाउंट सेम होना चाहिए। लेकिन कई बार कई ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता, ड्यू टू मेनी रीजन। समटाइम द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक डज नॉट मैचेस। यानी कि कई बार कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर पाता। ठीक है, देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। भाई मान लीजिए आज हमारे अकॉर्डिंग भी 10,000 का बैलेंस है, बैंक के अकॉर्डिंग भी 10,000 रुपीज का बैलेंस है। ठीक है, अब हमारे बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन हुआ, चेक गिवन टू ए कस्टमर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई मान लो राम नाम का एक बंदा था जो हमारे 2,000 रुपए मांगता था। हमने उस पार्टी को 2,000 रुपीज का चेक दे दिया, उस पार्टी को 2,000 रुपीज का हमने क्या दे दिया, चेक दे दिया। अब जैसे हमने उस पार्टी को 2,000 रुपीज का चेक दिया, जैसे राम को 2,000 रुपीज चेक से पेमेंट की, मैंने तुरंत उसकी एंट्री कर दी राम डेबिट टू बैंक, और मैंने अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग 2,000 रुपीज माइनस कर दिए। अपना जो बैंक बैलेंस था उसमें से 2,000 रुपीज माइनस कर दिया। अब क्या हो गया कि राम के पास 2,000 रुपीज का चेक चला गया। ठीक है, एक चेक की जो वैलिडिटी होती है वो अप टू 6 मंथ तक की होती है। तो देखो क्या हुआ कि राम ने क्या किया कि उस चेक को अपनी पॉकेट में रख लिया, उसने वो चेक बैंक में नहीं दिखाया, अभी वो बैंक में नहीं ले गया। भाई मान लो राम को फिलहाल पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने सोचा कि बैंक हमसे 5 किलोमीटर दूर है, केवल 2,000 की पेमेंट लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा 2-4-5 दिन के बाद उधर राउंड लगेगा तब जाकर पेमेंट ले लेंगे। तो उसने क्या किया कि उस चेक को अपनी पॉकेट में रख लिया। अब वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट होने के लिए, तो क्या बैंक हमारे अकाउंट में से 2,000 रुपीज माइनस कर सकता है? नहीं कर सकता। भाई बैंक तो पेमेंट हमारे अकाउंट को तब डिडक्ट करेगा जब वो चेक उसके पास आएगा। ठीक है,
अब चेक उसके पास आया नहीं, जबकि हम चेक दे चुके, तो हम अपनी कैश बुक में से 2000 रुपीज माइनस कर चुके। हमारे अकॉर्डिंग हमारा बैंक में कितने का बैलेंस है? 8000 का, जबकि बैंक के अकॉर्डिंग अभी भी कस्टमर का बैलेंस बैंक के पास कितने का है? 10,000 रुपीज का। तो आप ये देखोगे कि अगर मान लो नेक्स्ट डे जाकर आप बैंक में बैलेंस चेक करते हो, आप ये सोच के चल रहे थे कि बैंक में 8000 है, जबकि मिलेंगे कितने? 10,000। तो आप ये देखोगे कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड ट्रांजेक्शन है चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। देखो जैसे मान लो किसी पार्टी से हमें 5000 रुपीज का चेक मिला, हम नॉर्मल में रहते हैं, एक पार्टी है दिल्ली की, उसने हमें 5000 रुपीज चेक से पेमेंट कर दी। ठीक है, एक्स नाम की कोई पार्टी है दिल्ली की, उसने हमें 5000 रुपीज की पेमेंट बाय चेक कर, चेक से पेमेंट की। अब जैसे उसने हमें चेक दिया, हमने तुरंत वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया उसी टाइम। जैसे हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। भाई बैंक रिसीवर है डेबिट, एक्स गिवर है क्रेडिट। हमने तुरंत अपनी कैश बुक में 5000 रुपीज प्लस कर दिए। हमारे अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस कितने का हो गया? 13 का। लेकिन क्या होता है कि जब कोई आउटस्टेशन चेक, किसी दूसरे शहर का चेक हमारे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं हमारे सिटी में, तो उस चेक की क्लियरिंग होने में थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है। देखो ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्टी का चेक आते ही तुरंत बैंक उसका पैसा जमा कर देगा हमारे अकाउंट में। अगर ऐसा होने लग जाए तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? भाई मान लो मैंने आपको 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, फर्जी चेक। मैंने एक बैंक से चेकबुक इशू करवा रखी है, मैंने 5 लाख रुपए का चेक आपके नाम काट दिया, आपने उस चेक को तुरंत बैंक में जमा कराया, बैंक वाले आपके अकाउंट में तुरंत 5 लाख डाल दे, आप पैसे निकाल के भाग जाओ। जबकि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, आप और मैं दोनों मिले हुए और बैंक के साथ फ्रॉड करना चाहे तो ऐसा हो सकता है। इसलिए बैंक क्या करता है कि हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने से पहले उस चेक की क्लियरिंग करवाता है। क्लियरिंग इन द सेंस, जैसे दिल्ली की पार्टी ने हमें चेक दिया, हमने वो चेक आज अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक क्या करेगा? उस चेक को क्लियरिंग होने के लिए दिल्ली की पार्टी का दिल्ली में जिस बैंक में अकाउंट है वहां पे भेजेगा। वहां से उस चेक के ऊपर उधर के बैंक की एक स्टैंप लगकर उनकी कंसेंट के साथ आएगा कि भाई इस पार्टी के अकाउंट में पैसा है और हम ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए रेडी। उसके बाद बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराएगा। दिस सिस्टम टेक्स ए टाइम पीरियड ऑफ 2 और 3 डेज। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जैसे आज हमने बैंक में चेक जमा करा दिया, हमारे अकॉर्डिंग 13,000 रुपीज का बैलेंस है, जबकि बैंक में अभी तक वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट नहीं किए, तो उस दौरान भी पासबुक और कैश बुक का बैलेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वही ट्रांजेक्शन बैंक हमारे साथ कर रहा है, तो इस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। बट समटाइम ड्यू टू मेनी रीजंस बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक डज नॉट मैचेस, यानी कि कई बार कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। ठीक है, जबकि हम ये कहते हैं कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके पीछे के रीजंस आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है कि भाई दोनों का बैलेंस सेम क्यों होना चाहिए, इसका एक छोटा सा रीजन क्लियर कर देता हूं। भाई मान लो मेरे अकॉर्डिंग हमारे बैंक में 13,000 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ, जबकि बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितने का है? 10 का। अब मुझे तो पता नहीं कि बैंक ने कितने का बैलेंस शो किया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग बैंक में 13,000 रुपीज का बैलेंस है। कोई पार्टी दूसरी पार्टी मेरे पैसे मांगती है 12,000 रुपीज, मैंने सोचा कि बैंक में 13,000 है और मैंने उस पार्टी को 12,000 रुपीज का चेक दे दिया। ठीक है, मैंने उस पार्टी को 12,000 रुपीज का क्या दे दिया? चेक दे दिया। जैसे ही मैंने उस पार्टी को चेक दिया, वो पार्टी तुरंत जाकर उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करती है पेमेंट के लिए। बैंक में प्रेजेंट हुआ, बैंक कहेगा कि जी इसके अकाउंट में तो 10,000 रुपीज है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा। और आज की डेट में अगर आपका चेक डिसऑनर्ड होता है तो 6 मंथ तक की जेल की सजा हो सकती
इसलिए क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बैंक में कितने का बैलेंस है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन करते हो। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है कि कस्टमर टाइम टू टाइम अपनी कैश बुक और बैंक की पासबुक के बैलेंसेस को मैच करता है। अगर उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस हैं तो उस डिफरेंसेस को दूर किया जाता है, जिसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखो इतनी सारी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस किया वो केवल बीआरएस की डेफिनेशन के लिए किया कि भाई बीआरएस क्या होता है। पहले तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में होने वाले डिफरेंसेस को दूर करता है, विच रिकंसिलिएट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। तो देखो पहले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए कि बीआरएस होता क्या है। बीआरएस इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the difference between cash book and पासबुक। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को दूर करता है। रिकंसिलिएट मींस उनका समाधान करता है। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट व्हिच रिकंसिलिएट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को दूर करता है। कैश बुक और पासबुक में आने वाले डिफरेंसेस को रिकंसिलिएट करते हैं, उनका समाधान करता है। तो ऐसे एक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो देखो बेटा ये तो हो गई बीआरएस की डेफिनेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि भाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक। भाई क्वेश्चन आता है कि जब आप बैंक के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन को आप भी रिकॉर्ड करते हो और बैंक भी रिकॉर्ड करता है, तो डिफरेंस किस वजह से आता है। देखो रीजन ऑफ डिफरेंसेस, रीजन ऑफ डिफरेंस, भाई डिफरेंस के रीजन क्या है, किस वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। देखो डिफरेंसेस के मेनली दो रीजन्स होते हैं। देयर आर टू रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्ट इज टाइमिंग गैप, टाइमिंग गैप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। भाई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में टाइमिंग गैप होना, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। और सेकंड होता है क्लेरिकल मिस्टेक्स, क्लेरिकल मिस्टेक्स। देखो जैसे कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, इसके पीछे के रीजंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है टाइमिंग गैप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का टाइमिंग गैप होना। टाइमिंग गैप का मतलब भाई जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई कोई चेक हमने आज इशू किया लेकिन आज की आज वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो, इट वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 10 डेज। तो उस केस में हमने उस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया, आज रिकॉर्ड किया। बैंक उस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेगा, आफ्टर 10 डेज। रिकॉर्ड दोनों बुक में हो रहा है लेकिन 10 दिनों का गैप आ गया। मैंने किसी पार्टी को आज चेक इशू कर दिया, उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया है आफ्टर 10 डेज। तो ड्यूरिंग दिस 10 डेज, इन 10 दिनों के दौरान हम लोग तो अपनी कैश बुक में बैलेंस को लेस कर चुके, लेकिन पासबुक में वो बैलेंस अभी तक लेस नहीं हुआ। कैश बुक और पासबुक में क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा आता है क्लेरिकल मिस्टेक।
देखिए समटाइम द डिफरेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू सम क्लरिकल मिस्टेक, यानी कि कई बार कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्लरिकल मिस्टेक की वजह से क्रिएट होता है। क्लरिकल मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे कि कैश बुक और पासबुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो इज कंसीडर्ड टू बी ए सिंबल ऑफ मिस्टेक। तो नो डाउट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय किसी न किसी प्रकार की कोई क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मान लो आज हमने किसी पार्टी को 10,000 रुपीज का चेक दिया, बाय मिस्टेक इट वाज रिकॉर्डेड बाय ₹1000 इन कैश। भाई हमने राम को 10,000 का चेक दिया, एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 से, बाय मिस्टेक हमने उस एंट्री को 1,000 से कर दिया, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हमारी कैश बुक में 1,000 माइनस हो रहा है, पासबुक में चेक जाएगा कितने का, 10 का, वहां 10 माइनस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की मिस्टेक क्रिएट होती है जिसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो देखिए ये तो हो गए कैटेगरी कौन सी है डिफरेंसेस की। अब आपकी बुक में कुछ डिफरेंसेस के रीजन दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे रीजंस हम क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इन शॉर्ट दो चार पॉइंट समझते हैं कि किस वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे पहला रीजन बता रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई हमने किसी पार्टी को चेक इशू किया लेकिन उस पार्टी ने अभी तक वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। हमने किसी पार्टी को चेक दे दिया लेकिन उस पार्टी ने वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। तो आप सोचो कि अगर हम किसी पार्टी को चेक देते हैं तो जैसे ही हमने चेक दिया होगा हमने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन उस पार्टी ने वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि बैंक की पासबुक में वो माइनस नहीं हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सेकंड रीजन है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड या बट नॉट येट कलेक्टेड। देखो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, भाई मान लो किसी पार्टी से कोई चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। हमने अपनी तरफ से चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो जैसे ही हमने डिपॉजिट करवाया होगा हमने अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर दिया होगा, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, अभी तक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, तो उस दौरान भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर। चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर देखो क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर है एक्स, उसके हम पैसे मांगते हैं तो उस कस्टमर ने हमें चेक दे दिया, हमने वो चेक ले जाकर अपने बैंक के पास डिपॉजिट करा दिया, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस जितना भी अमाउंट था। लेकिन बैंक ने क्या किया, मैंने आपको बताया कि जैसे किसी कस्टमर से मिला हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक उसकी क्लियरिंग करवाता है और उसमें थोड़ा बहुत टाइम पीरियड लगता है। हम तो चेक को बैंक को देकर घर आ गए, हमने तो सोचा कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने जब उस कस्टमर के अकाउंट को चेकआउट करवाया या किसी दूसरे अकाउंट से उसकी क्लियरेंस ली, किसी दूसरे बैंक का मान लो कस्टमर का अकाउंट उस बंदे का अकाउंट था, वहां से जब क्लियरिंग ली गई तो पता चला कि उस बंदे के अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं, ठीक है, या साइन मिसमैच हो गए, बैंक ने वो चेक क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, बैंक ने मना कर दिया कि इसकी पेमेंट नहीं होगी। अच्छा, डिसऑनर की इंफॉर्मेशन हमें कुछ दिनों बाद पता चलती है जब हम बैंक में जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हमारी कैश बुक में वो पैसा प्लस हो चुका लेकिन बैंक की पासबुक में वो पैसा प्लस नहीं हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी प्रकार इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, आपको पता है बैंकों में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन बैंक ने कब और कितना इंटरेस्ट दिया इसका पता जनरली हमें नहीं चल पाता, ठीक है। बैंक ने जैसे हमें इंटरेस्ट दिया, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन तब पता चलती है जब हम बैंक में जाते हैं और कि पासबुक को मैच करवाते हैं। चलो आज की डेट में तो क्या होता है कि आपका बैंकों में पैसा डिपॉजिट है, बैंक जैसे इंटरेस्ट अलाउड करेगा तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है। पहले एसएमएस फैसिलिटी नहीं होती थी और आज भी होती है, तो बहुत कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो एसएमएस को चेक करते रहते हैं। तो देखो जैसे बैंक हमारी डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक ने कब और कितना इंटरेस्ट दिया इसके बारे में जनरली नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता चलता, क्योंकि बैंक पर डेज के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। तो उस केस में बैंक जैसे इंटरेस्ट देगा बैंक हमारे अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कर देगा,
लेकिन हमें पता कब चलेगा, जब बैंक में जाकर हम अपनी पासबुक को अपडेट करवाएंगे। तो उस केस में कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार एक होता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। भाई जैसे हम बैंकों से ओवरड्राफ्ट करते हैं, एक्सेस पैसा विड्रॉ करते हैं, उस पे बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। जनरली जब बैंक इंटरेस्ट लेता है तो वो पैसा हमारे अकाउंट से काट दिया जाता है, हमें पता चलता नहीं है। तो उस दौरान भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद है बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। आपको पता है आज बैंक हमें इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है, लाइक एटीएम फैसिलिटी, एसएमएस फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो इन सभी फैसिलिटीज के लिए बैंक हमसे कुछ चार्जेस, कुछ कमीशन लेता है। जैसे हर साल 15 रुपए एसएमएस के ले लिए जाते हैं। आपको जो एटीएम प्रोवाइड किए जाते हैं उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं, किसी में 100, किसी में 500, किसी का 200। तो बैंक ये जो सर्विसेज दे रहे हैं इनके बदले में बैंक हमसे कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस लेते हैं। बैंक का कितने का कमीशन है या कितने का चार्ज है उसके बारे में नॉर्मली कस्टमर्स को नहीं पता होता। जब भी बैंक का ड्यू डेट होती है, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। हमें इंफॉर्मेशन बैंक में जाने के बाद मिलती है। ड्यूरिंग दैट पीरियड कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार एक आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। देखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक का मतलब क्या होता है। देखो अगर मान लो आप लोगों को मेरा बैंक अकाउंट नंबर पता है, सिर्फ अकाउंट नंबर और मेरा नाम, तो कोई भी बंदा जाकर ओनली थ्रू माय बैंक अकाउंट नंबर एंड माय नेम कैन डिपॉजिट द मनी इनटू माय अकाउंट। भाई आपको मेरे अकाउंट में 10,000 जमा कराने, बैंक में जाओ, अकाउंट नंबर और नाम फिल करो और बैंक को स्लिप देके पैसे दे दो, बैंक जमा कर लेगा। जब बैंक पे पैसा जमा कराया जाता है तो बैंक कोई साइन वगैरह मैच नहीं करता, लेकिन बैंक से निकलवाना हो तो ऐसे कार नहीं निकलेंगे पैसे। तो कई बार क्या होता है कि मान लो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हमें अपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है। एक कस्टमर को हमारा अकाउंट नंबर और नाम पता था, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। कस्टमर ने जमा करा दिया, बैंक ने जमा कर लिया, बैंक हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कस्टमर से हमारी मुलाकात नहीं हुई, कस्टमर ने हमें बताया नहीं, हमारी कैश बुक में वो पैसा प्लस नहीं हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो आपको पता है कि बैंक हमें इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन्हीं सर्विसेज में एक सर्विस आती है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड ऑन आवर बिहाफ बाय द बैंक। भाई बैंक के द्वारा हमारे ब्याज पर इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करना। देखो जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे, किसी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें मिलना होता है। अब क्या होता है कि कई बार हम अपने बैंक वालों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं कि जी जब भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की पेमेंट आए आप हमारे ब्याज के ऊपर ये पेमेंट कलेक्ट करना और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। बैंक ने हमारे ब्याज के ऊपर हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया और डिपॉजिट कर दिया, हमें पता नहीं चला, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। देखो बैंकों के द्वारा कस्टमर्स के बिहाफ के ऊपर पेमेंट करना। देखो आज की डेट में बैंक हमारे लिए एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट, वाटर बिल, इन सबको अपने अकाउंट से कनेक्टेड करवा दो। जैसे ही आपका बिल ड्यू होगा बैंक डायरेक्टली आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर देगा। बैंक क्या कर देगा, डायरेक्टली आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर देगा। तो अगर मान लो आपके बिहाफ पर बैंक ने किसी भी प्रकार की पेमेंट की है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या कोई और पेमेंट की है, तो जैसे ही बैंक पेमेंट करेगा तुरंत हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर देगा। हमें पता चलेगा जब हम बैंक में जाकर अपनी पासबुक को अपडेट करवाएंगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस है। ठीक, ये है टाइमिंग डिफरेंस। एक क्लरिकल मिस्टेक। क्लरिकल मिस्टेक में जैसे हमारे बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसके द्वारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती हो जाना, या बैंक का जो अकाउंटेंट है उसके द्वारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती हो जाना, जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। तो देखो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। अब बताते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस।
इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। भाई आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हो? भाई मैंने बताया कि बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट है, आगे जाकर आप इसके बारे में जैसे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने बताया कि बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस है उन डिफरेंसेस का पता करके उन डिफरेंसेस को दूर करता है, उन डिफरेंसेस को रिकंसिलिएट करता है। ऐसे स्टेटमेंट को बीआरएस कहते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। भाई अब एक पॉइंट आता है कि व्हाई वी प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस क्यों बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है? देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की नीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला रीजन, टू फाइंड आउट द करेक्ट बैंक बैलेंस। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है, वी प्रिपेयर द बीआरएस सो दैट वी मे फाइंड आउट द करेक्ट बैंक बैलेंस, ताकि हमें करेक्ट बैंक बैलेंस के बारे में पता चले, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमारा बैंक में रियल में कितने का बैलेंस है, सो दैट वी कैन डू द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कर सकें। भाई सोच के देखो, आज हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक में 50,000 का बैलेंस है, लेकिन बैंक में रियल में बैलेंस कितने का है? 40,000 का। हमने किसी पार्टी को 45 का चेक काट के दे दिया, क्या वो चेक बैंक से क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। उस केस में चेक डिसऑनर्ड होगा और हमारे ऊपर केस हो सकता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं, ताकि हमें ट्रू बैंक बैलेंस के बारे में पता चले एंड वी कैन डू द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कर सकते। सेकंड इसका जो रीजन है वो है टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फ्रॉड और एरर। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हम किसी भी प्रकार की फ्रॉड या एरर की पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास मेरा क्लर्क है, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरा क्लर्क है, अकाउंटेंट है। मैंने उस अकाउंटेंट को आज की डेट में यानी कि 13 अगस्त को 14 अगस्त को 1 लाख रुपए की पेमेंट की, 1 लाख रुपए दिए और ये कहा कि ले जाकर बैंक में जमा करा दो। अच्छा, अकाउंटेंट को ये पता है कि ये जो 1 लाख रुपए जमा कराने, इसकी जरूरत मालिक को 2 महीने तक नहीं पड़ने वाली, 2 महीने बाद इस पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसने क्या किया कि ये पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया और अपने पास रख लिया। ठीक है, अपने पास रख लिया कि भाई 2 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, उस समय जाकर पैसे जमा करा देंगे। 2 महीनों तक उसने उन पैसों का यूज किया, चाहे किसी को इंटरेस्ट पे दिया हो, चाहे अपने खुद के पर्सनल धंधे में लगाया, बिजनेस में लगाया, कैसे भी किया हो, उसने इस पैसे को यूज कर लिया। अब आप देखो, ठीक है, उसने यूज कर लिया, 2 महीने बाद ये पैसा डिपॉजिट करा दिया, लेकिन हमारे साथ तो ये एक प्रकार का फ्रॉड है। कल को क्या पता इमरजेंसी में हमें कल ही पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े, ये तो मना कर देगा जी पैसे अभी तो है नहीं, 2 महीने बाद आएंगे, तो अब हम क्या करेंगे? तो अगर हम टाइम टू टाइम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते रहेंगे तो अकाउंटेंट को ये पता होगा कि भाई जो ओनर है वो टाइम टू टाइम बैंक से कैश बुक को मैच करता है। अगर मैंने ये पैसा आज ही डिपॉजिट नहीं कराया और कल ही मालिक ने या ओनर ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लिया तो उसको पता चल जाएगा। तो इसलिए जो क्लर्क होंगे या अकाउंटेंट होंगे वो फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि बाय प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टाइम टू टाइम द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड या मिनिमाइज, यानी कि किसी भी प्रकार की फ्रॉड या एरर की पॉसिबिलिटी को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा रीजन है टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिले इन क्लियरिंग द चेक, टू अवॉइड द डिले इन क्लियरिंग द चेक। चेक की क्लियरेंस होने में होने वाली डिले, होने वाली देरी को अवॉइड करने के लिए। भाई जैसे मान लो आज की डेट में मुझे किसी पार्टी से कोई चेक मिला, मैंने वो चेक ले जाकर बैंक स्टाफ को दे दिया कि जी ये चेक है, इसको मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। अब वो जो बैंक स्टाफ है उसने लापरवाही से वो चेक ड्रॉवर में डाल दिया और भूल गया। ठीक, 10 दिन के बाद उसको वो चेक दिखा, उसने 10 दिन बाद हमारे अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट किया। अब अगर मैं टाइम टू टाइम बीआरएस बनाता रहूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने ये चेक इस तारीख को डिपॉजिट करवाया था, बैंक में ये चेक
10 दिन बाद डिपॉजिट हुआ, तो व्हाट्स आर द रीजन ऑफ डिले? भाई रीजन, ये जो डिले हुआ इसके पीछे के रीजंस क्या है? मैं उन रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे पता चला कि भाई बैंक क्लर्क ने लापरवाही की है, चेक की क्लियरिंग करने में उसने जानबूझ के डिले किया है, तो उस केस में मैं हायर अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता हूं, जिससे फ्यूचर में इस प्रकार की डिले की पॉसिबिलिटी को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, फ्यूचर में इस प्रकार का डिले नहीं हो। तो दीज आर सम रीजन दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स। बीआरएस कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात आ गई इंपॉर्टेंस की। अब 2-3 पॉइंट छोटे छोटे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस। बीआरएस कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसको करवाने से पहले 2-3 पॉइंट छोटे छोटे वो क्लियर कर लीजिए, बुक में शायद ना हो, आप लोग उन पॉइंटों को क्लियर करना। पहली बात, हु प्रिपेयर बीआरएस? बीआरएस कौन बनाता है? तो इसका आंसर है कस्टमर या अकाउंट होल्डर। बीआरएस बनाया जाता है हमेशा कस्टमर के द्वारा या अकाउंट होल्डर के द्वारा जिसका बैंक में अकाउंट है। इट विल नॉट बी प्रीपेड बाय द बैंक, यानी कि बीआरएस को बैंक नहीं बनाता, कस्टमर बनाता है। ठीक है, साल में कितनी बार बनाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स इट इज प्रीपेड? How many times? कितनी बार बना सकते हैं? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। चाहे आप अपना बीआरएस डेली बनाओ, साल में 365 टाइम्स बनाओ, और इवन डेज में भी 5 बार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाया जाता है? देखो, बीआरएस बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो कैश बुक की, जो कस्टमर्स के पास अवेलेबल होती है, और दूसरी बैंक स्टेटमेंट। भाई हमने जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे तो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड है। बैंक ने कस्टमर के साथ कौन से ट्रांजैक्शन किए उनका रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? तो उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम अपने बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आप हमें एक स्टेटमेंट भेजना, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उस बैंक स्टेटमेंट में बैंक के साथ होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। किसको रिकॉर्ड किया जाता है? बैंक के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन को। तो बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ बैंक कॉलम of cash book and bank statement sent by bank and bank statement sent by bank। यानी कि कैश बुक के तो बैंक कॉलम को लेंगे, कैश बुक में भी 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैश कॉलम नहीं चलेगा, कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक के द्वारा भेजा गया एक स्टेटमेंट, इन दोनों को मैच करके बीआरएस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स हर एक स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो देखो बेटा, ये कुछ हमारे थ्योरेटिकल पोर्शंस थे। अब हम कल जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें ये सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप सभी इस थ्योरी को क्लियर कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।